केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है और आज के वीडियो में हम डिफरेंट बॉन्ड पैरामीटर्स जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि जब हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, उनकी थ्योरी जब पढ़ेंगे तो ये डिफरेंट जो टर्म्स हैं वो आपको बार बार यूज आएंगी, इसीलिए यहाँ पे एक बार इनको अच्छे से समझ लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, यानी कि एक एटम जो है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक कैटायन फॉर्म होता है, और दूसरा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और उससे एनायन फॉर्म होता है। और कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। वहीं हम कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग का मतलब है कोई एक एटम है, ये एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 या 3, ये दूसरे एटम के साथ में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयरिंग करेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं उनमें ये सारे टर्म्स आएंगे। सबसे पहली टर्म जो है वो है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, पहले ये सारी टर्म एक बार समझ लेते हैं। देखो यार, बॉन्ड लेंथ का मतलब है, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे हम हाइड्रोजन की ही बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2। अब H2 में दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन का एक एटम ये होगा और दूसरा एटम जो है वो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म हो रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। एक एटम का ये ऑर्बिटल और दूसरे एटम के ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं। अब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं या फिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, इन सब के बारे में थ्योरीज हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिक सी बात ऐसे समझो कि दो एटम है और दो एटम आपस में ओवरलैप कर गए और इनके ओवरलैपिंग से क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन का जो है, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा सेंटर में और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे। इसी तरह से दूसरा जो हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ इसके एटम्स होंगे। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, जब ये आपस में स्टेबलाइज हो गए हैं, बॉन्ड बना लिया है, शेयरिंग कर लिया है, तो इन दो न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। एक तरह से हमने कोवलेंट रेडियस पढ़ी थी, आपको ध्यान हो तो पीरियोडिक टेबल में। तो कोवलेंट रेडियस में हम क्या कैसे कैलकुलेट करते थे, दो न्यूक्लियस के बीच की इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस को लिखते थे और उस डिस्टेंस को हम डी बोल देते थे कि ये डी डिस्टेंस है, तो इसका हाफ जो होगा वो कोवलेंट रेडियस होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोवलेंट रेडियस जो होती है बेसिकली जो बॉन्ड लेंथ है उसका ही हाफ होती है। ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, दूसरा एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है, तीसरा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स हैं। इन सभी मेथड से, इन सभी टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ जो है उसको मेजर कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये आगे दे रखा है, यहाँ पे कोवलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एटम्स core which is in contact with the core of the adjacent atom is bonded in a situation। ठीक है। तो वही चीज है कि जो कोवलेंट रेडियस है उसका यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि क्लोरीन के बारे में यहाँ पे दे रखा है। क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का मतलब है ये क्लोरीन का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है। अब इनके सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इनके सेंटर में न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो कोवलेंट बॉन्डेड फॉर्म में इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक दूसरी तरह की रेडियस हमने और पढ़ी थी, वॉन डेर वाल रेडियस। तो वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है वो सॉलिड स्टेट में डिफाइन की जाती है। जो क्लोरीन है इसको हम सॉलिडिफाई कर दें जिससे इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास पास आ जाएं, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल ये पास पास आ जाएं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये भी एक न्यूक्लियस है और दूसरे मॉलिक्यूल का ये भी एक न्यूक्लियस है। तो इन दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी तो हम बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं, लेकिन इस बॉन्ड लेंथ, इस वाले जो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, आपकी वॉन डेर वाल रेडियस। इस तरह से हम क्या कौन सी रेडियस कैलकुलेट कर देते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस। तो ये वाली जो रेडियस होगी वो वॉन डेर वाल बॉन्ड लेंथ होगी एक तरह से। क्लियर है।
लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर क्लोरीन के केस की बात करें तो क्लोरीन के जो इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस होती है, यानी कि क्लोरीन के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 198 पिकोमीटर। इसीलिए कोवलेंट रेडियस जो आती है क्लोरीन की वो 99 पिकोमीटर आती है। क्यों? क्योंकि कोवलेंट रेडियस हमने बताया कि बॉन्ड लेंथ का हाफ होती है। तो यहाँ पे 198 का डिवाइड हम 2 से करेंगे तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 99 पिकोमीटर आ जाएगी। वहीं हम यहाँ पे वॉन्डरवॉल रेडियस से अगर क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो वो कितनी आती है, देखो वो दो मॉलिक्यूल्स के मिनिमम जो डिस्टेंस होगी, दो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, वो क्लोरीन की कितनी आती है, 360 पिकोमीटर आती है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम क्या निकालें, वॉन्डरवॉल रेडियस निकालें। वॉन्डरवॉल रेडियस जो है वो अगर कैलकुलेट करें क्लोरीन की तो वो कितना हो जाएगा, इस 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 180 पिकोमीटर ये आएगी हमारे पास वॉन्डरवॉल रेडियस। तो आप देख रहे हैं कि ये 180 पिकोमीटर है और ये 99 पिकोमीटर है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न भी हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, और ओवरलैपिंग होने की वजह से मिनिमम जो डिस्टेंस है उस पर दो एटम्स आ जाएंगे। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल है, जब ये पास पास आएंगे तो इनका जो वैलेंस शेल का ये वाला जो वैलेंस शेल है वो जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये आपस में तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ना, तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा, और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो आप बॉन्ड लेंथ में बस इतनी सी बात याद रखो कि दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का केस लिया, वहीं ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है इस तरह से, और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। अब चाहे डबल बने, सिंगल बने, ट्रिपल बने, कोई भी बने, लेकिन बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन सेम वैसी होगी जैसे ये ऑक्सीजन का एटम है, इसके बीच में सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इसी तरह से दूसरा जो है वो भी ऑक्सीजन का एटम है और इसके सेंटर में भी न्यूक्लियस होगा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको ही हम क्या बोलेंगे, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। यहां पे कुछ डेटा दे रखे हैं, देखो यहां पे ध्यान से, एवरेज बॉन्ड लेंथ फॉर सम सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो देखो यहाँ पे सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड लेंथ दे रखी है यहाँ पे। जैसे सबसे लास्ट में से स्टार्ट करता हूं मैं, यहाँ पे कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ दे रखी है 120 पिकोमीटर। कार्बन की डबल बॉन्ड की जो दे रखी है वो दे रखी है 133 पिकोमीटर। कार्बन के सिंगल बॉन्ड की दे रखी है 154 पिकोमीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखो कि कार्बन और नाइट्रोजन की जो ट्रिपल बॉन्डेड है तो 116 पिकोमीटर दे रखा है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो 138 पिकोमीटर होता है। वहीं कार्बन और नाइट्रोजन का अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे 143 पिकोमीटर होता है। ऐसे यहाँ पे और भी दे रखे हैं, इनसे आप एक कोरिलेशन निकाल सकते हो क्या, देखो यहाँ पे सेम एटम है लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है अभी मैं बात बताऊं, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे बोल दूं मैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी वो सिंगल बॉन्ड की होगी, उससे कम जो होगी वो किसकी होगी, डबल बॉन्ड की होगी, और उससे कम किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की। यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड जो एटम्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है। यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड जो एटम्स हैं वो बहुत पास पास आ जाते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, या ओवरलैपिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मैं किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं किसी के लिए भी बात कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे कार्बन की, कार्बन नाइट्रोजन की, या यहाँ पे कौन सी है, कार्बन और ऑक्सीजन की, है ना, कार्बन ऑक्सीजन का भी आप चेक कर सकते हो, किसी का भी आप चेक करें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड जो होगी, जैसे कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड की 120 पिकोमीटर है, कार्बन की डबल बॉन्ड की 133 पिकोमीटर है, और कार्बन के सिंगल की 154 पिकोमीटर है। ऐसे दूसरे कोई भी ले लो, कार्बन नाइट्रोजन का केस अगर हम लेते हैं तो कार्बन नाइट्रोजन का जो है वो 116 पिकोमीटर है, और कार्बन डबल बॉन्डेड हो जाएगा तो कार्बन डबल बॉन्डेड की 138 पिकोमीटर है, और कार्बन और नाइट्रोजन की अगर देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड की 143 पिकोमीटर है। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं किसी के भी यहाँ पे एटम्स जो हैं वो अलग अलग भी हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर वो सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों तरह के बॉन्ड्स बना पा रहे हैं तो सबसे बड़ी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सिंगल बॉन्ड की होगी और सबसे छोटी जो होगी वो ट्रिपल बॉन्ड की होगी। तो पहला वर्ड जो है वो हमें समझ में आया, बॉन्ड लेंथ। सेकंड पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा उसी को बॉन्ड एंगल बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे H2O का एक एग्जांपल ले रखा है, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम की तरह एक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे दो बॉन्ड बन रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये, दो बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा, यानी कि दो हाइड्रोजन जो हैं वो ऑक्सीजन से कितने एंगल पे जुड़े हुए हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। जैसे इस केस में 104.5 डिग्री जो एंगल है वो इसका वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल होता है। क्लियर? अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो होगा इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, यानी कि दो बॉन्ड लेंथ्स के बीच में जो एंगल है, जिस एंगल पे दो बॉन्ड्स जो हैं वो स्टेबल हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। अब ये बॉन्ड एंगल कैसे पता चलता है, आगे कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, उन सभी में ये बॉन्ड एंगल पता चलेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे CH4 की, CH4 में अगर देखेंगे तो CH4 में यहाँ पे कार्बन सेंटर में होता है और हाइड्रोजन जो है वो 4 हाइड्रोजन इसके साइड में इस तरह से लगे हुए हैं। तो दो हाइड्रोजन्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल आप देखेंगे वहां पे वो होगा 109.28 मिनट, इतना ये बॉन्ड एंगल होता है। ये सारे हाइड्रोजन्स के बीच में इतना ही बॉन्ड एंगल होगा। वहीं आप अमोनिया का देखोगे तो अमोनिया का थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 107.5 इतने कुछ हो जाता है। तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो कैसे निकालते हैं वो तो आगे की बात है, सिर्फ यहाँ पे हमें ये समझना है कि बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो दो बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है आपकी बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दोनों ही वर्ड इसको बोलते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जैसे H2 मॉलिक्यूल है, अब H2 मॉलिक्यूल को हम अगेन हाइड्रोजन दोनों एटम्स में कंप्लीटली डिवाइड कर दें। मतलब यहाँ पे जो H2 मॉलिक्यूल था उसके बीच में हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन ए गैसियस स्टेट। ठीक, तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को कंप्लीटली डिसोशिएट करने के लिए मॉलिक्यूल का अमाउंट कितना लिया जाता है, हमने यहाँ पे 1 मोल लिया जाता है। इसीलिए इसकी यूनिट जो होती है, एनर्जी की यूनिट होती है किलोजूल, और पर मोल के लिए डिफाइन की जाती है, इसलिए हम लिखते हैं पर मोल। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी की यूनिट क्या लिखते हैं हम, किलोजूल पर मोल। क्लियर? जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 435.8 किलोजूल पर मोल आती है। क्लियर? इसी तरह से अगर ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो 498 किलोजूल आती है। यानी कि एक मोल अगर हम ऑक्सीजन लें और उसको कंप्लीटली इसके गैसियस एटम में डिवाइड करना चाहें तो हमें कितना एनर्जी देनी पड़ेगी, 498 किलोजूल एनर्जी देनी पड़ेगी। वहीं नाइट्रोजन का अगर हम 1 मोल लें और उसको कंप्लीटली गैसियस एटम में डिवाइड करना चाहें तो उसमें 946 किलोजूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये तो हमने बात की सिंगल, मतलब एक ही टाइप के एटम्स के बीच में बॉन्ड था उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी की। लेकिन अगर हम बात करें जैसे HCl में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसको हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंप्लीटली गैसेस एटम में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो कितनी होगी, 431 किलोजूल होगी। ये अभी हमने जितने देखे वहां पे एक बॉन्ड है। लेकिन अगर हम H2O का ही एग्जांपल लें तो H2O में तो क्या है भाई, 2 बॉन्ड हैं। H2O में कैसे, ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। दिखने में हमें ये लग रहा है कि ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो सेम है और इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी सेम लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इनिशियली इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की कुछ अलग अमाउंट होगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोशिएट करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल डेटा से भी आप समझ सकते हो, जैसे H2O का 1 मोल लिया और उसमें से एक हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे इस तरह से है बॉन्ड, ये यहाँ पे तो पहला बॉन्ड ब्रेक किया तो पहला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा गैसियस स्टेट में, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड एज सच बना रहेगा, ये बॉन्ड बना रहेगा। तो यहाँ पे पहले के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो 502 है ना, किलो जूल की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं इसको अगेन यहाँ पे भी, ये भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ही बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करने के लिए अगेन हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस तरह से हाइड्रोजन जो पहले वाला गैसियस था और ये ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पहले वाले के लिए तो 502 किलो जूल की रिक्वायरमेंट थी एक मोल के लिए, वहीं दूसरा जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अनस्टेबिलिटी बढ़ गई है। पहले एक स्टेबल बॉन्ड था, ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल था, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक करना था तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी। अब बॉन्ड जो है वो कम एनर्जी में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब इस केस में अगर हम H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो वो कितनी बोलें, 504 या 427। तो इनमें से इनको दोनों को ही नहीं बोला जाता है, इन दोनों का क्या किया जाता है, एवरेज किया जाता है। 504 एंड 427 इन दोनों का एवरेज करेंगे, और एवरेज करने पे जो एंथैल्पी आती है वो आती है 464.5 किलो जूल। तो हम बोलते हैं कि एवरेजली क्या कितना एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ये देनी पड़ेगी, यानी कि टोटल एनर्जी हमें दोनों को ब्रेक करने के लिए इतनी देनी पड़ेगी, दोनों का सम। लेकिन अगर हम एवरेज बात करते हैं, जब हम पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वाटर में बॉन्ड एंथैल्पी कितनी बोलेंगे, यहाँ पे 464.5 किलो जूल बोलेंगे। क्लियर है, मतलब सिंपल सा है तरीका। डेफिनेशन क्या है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक मोल मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है आपकी बॉन्ड ऑर्डर। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बार बार यूज भी करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर को ही आप टाइप ऑफ बॉन्ड बोल सकते हो, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा भाई, 1। डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक बार पढ़ भी लेते हैं। लुईस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। जैसे हम बात करें कि हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं या आयंस जो होते हैं उनमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे F2 है, F2 O2-2, और यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है F2O2-2। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इन दोनों में ही बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 आएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर माइनस माइनस चार्ज आएगा तो इनका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जो ये जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है उससे आप उसको कैसे देख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हो। जैसे फ्लोरीन में, फ्लोरीन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। अब ऑक्सीजन के एक एटम में कितने होते हैं, 8 होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे, 16, और यहाँ पे -2 चार्ज है तो टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 ही हो गए। तो दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स F2 में और O-2 दोनों में ही सेम है, इसीलिए इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। वैसे ही N2CO और NO+, ये तीनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें सभी में 14 है, और इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है और वो होता है 3। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, या अज्यूम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, इसके पीछे रीजन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो क्या हो रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग हो रही है। यानी कि अगर किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, यानी कि उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। लास्ट लाइन जो है वो अभी तक हमने जो 3 पैरामीटर पढ़े उन सभी का कोरिलेशन है। क्या है, जनरल कोरिलेशन यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज दैट increase the bond order, bond enthalpy increases and bond length decreases।
तो बहुत सिंपल सी, मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे एक बार और बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे हमारी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने का मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। मतलब जितना ज़्यादा जब बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो मैंने आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, डबल बॉन्ड की उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होती है वो किसकी होती है? सिंगल। कब? जब एटम्स जो हैं सेम हो, मतलब सिंगल बॉन्डेड एटम्स सेम हो, डबल बॉन्डेड जैसे कार्बन कार्बन है दोनों ही केस में, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन है, और ट्रिपल बॉन्डेड जो है उसमें भी कार्बन कार्बन ही ट्रिपल बॉन्डेड है। तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की, सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड की। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी किसके लिए सबसे ज़्यादा होगी? बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा? वो तो ट्रिपल बॉन्ड का होगा ही। तो ये कोरिलेशन है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे जर्नल सी बात है, आपको याद ही रह जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं वैसे तो हम, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बेसिक बात क्या है ये समझ लो। देखो, it is often observed that single Lewis structure is inadequate for the representation of a molecule in a conformity with its एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड पैरामीटर्स। जो हमने डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़े हैं, अगर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक ही लुईस स्ट्रक्चर बन पाता है। अब उस लुईस स्ट्रक्चर से उसके जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आते हैं, यानी कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड ऑर्डर, वो एक्चुअल में ऐसे नहीं आते, जो मतलब एक्चुअल में ऐसे नहीं होते जैसे हमें बॉन्ड लुईस स्ट्रक्चर से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझो, अगर हम देखें कि ओजोन का स्ट्रक्चर देख लो यार, यहाँ पे ओजोन का ही सबसे, और भी बहुत सारे रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो अगर यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अगर लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो, और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हमें क्या बनाना होगा? डबल बॉन्ड। इस तरह से लुईस स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 148 पिकोमीटर, और अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 121 पिकोमीटर। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो न तो 148 पिकोमीटर आती है, न 121 पिकोमीटर आती है। क्या आती है? 128 पिकोमीटर एग्जैक्टली ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ आती है। अब ये कैसे पता चल, ये कैसे हुआ कि ना तो सिंगल बॉन्डेड वाली आ रही है ना डबल बॉन्डेड वाली आ रही है? तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वाली जो 128 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ आ रही है इसमें ओजोन मॉलिक्यूल में, तो वो कैसे आई है? तो वो हम एक्सप्लेन किससे करेंगे भाई? इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। हम क्या बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन ये ओजोन है, वो ओजोन जो है वो एक स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बना सकता है ना। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जैसे इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ये जो है वो डबल बॉन्ड क्या हो सकते हैं? एक्सचेंज कर सकता है। कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है भाई? ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, वो एक ऑक्सीजन के बीच में स्टेशनरी नहीं है, ये क्या करता रहेगा? फ्लिप करता रहेगा, ये क्या करता रहेगा? चेंज करता रहेगा। तो इसका हम क्या बनाएं? इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम इनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलें या फिर कॉनिकल स्ट्रक्चर बोलें। तो इनमें से हम अब दो स्ट्रक्चर हमारे पास आ गई, अब इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर को सही माने? तो इन दोनों में से किसी को भी सही नहीं मानेंगे, इनका एवरेज हम कर देंगे। एवरेज का मतलब क्या है कि कुछ टाइम यहाँ पे इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कुछ टाइम इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का यहाँ पे इसमें बॉन्ड होगा, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? एक डैश 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 से यहाँ पे डबल बॉन्ड को शो करेंगे। अगर सॉलिड डैश लगा देते तो ये डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड हो जाता, प्योर डबल बॉन्ड हो जाता यहाँ पे, अगर सॉलिड होता तो, है ना। जैसे यहाँ पे ये अगर सॉलिड लाइंस बना दी तो ये तो क्या है? प्योर डबल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बनाया? एक तो सॉलिड लाइन और दूसरी क्या बनाई है? डैश डैश डैश, यानी कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। ऐसे ही इसमें देखोगे तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो इस
इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे इसको, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो जितनी भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका क्या होता है, एवरेज होता है। क्लियर है, समझ में आया। According to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structure with similar energy, position of nucleus, bonding and non-bonding pair of electrons are taken as the conical structure of the hybrid which is describe the molecule accurately. Yes, तो यहाँ पे एक दो चीज और समझना। यहाँ वैसे तो डिटेल में रेजोनेंस को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। जब एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है या एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है उनको मैच नहीं कर पाती है, तो हमें किसका हेल्प लेना पड़ता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेन बात जो है वो क्या है कि इनकी जितनी भी नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स होंगी वो उनकी सबकी एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, सेम होगा। बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी कैसे होंगे, सेम होंगे। मतलब क्या हुआ कि देखो यार यहाँ पे अगर देखो इनको अगर आप बात करें, इसको मैं एक बार नंबरिंग दे देता हूँ। जैसे ये नंबर 1 ऑक्सीजन है, ये नंबर 2 ऑक्सीजन है और ये नंबर 3 ऑक्सीजन है। तो जितनी भी दोनों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं उन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन की जो पोजीशन है, चाहे वो ये ऑक्सीजन हो नंबर 1 की, 2 की हो, 3 की हो, इन ऑक्सीजन्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी। सिर्फ किसका क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये बॉन्ड्स चेंज हो रहे हैं। और बॉन्ड किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी जो न्यूक्लियस है या यूं कहें कि एटम्स जो हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। दूसरी बात क्या है, इनकी जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है जब आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो। ठीक, ये आपके नेक्स्ट है thus for O3 the two structures shown above constitute the conical structures। conical structure बोले या फिर इनको ही resonating structures बोलते हैं, और resonance structure and their hybrid। अच्छा, ये नीचे वाला जो है वो क्या है, hybrid। ठीक, that is the third structure represent the structure of O3 more accurately। this is also called resonance hybrid। resonance is represented by double हेडेड एरो। अच्छा, ये रेजोनेंस जो है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं आपस में कन्वर्ट हो रही हैं, तो इसको कैसे करेंगे, इस तरह के डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दे रखा है, सेम वही है कि वही आपको कार्बोनेट आयन दे रखा है, कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर जो है वो लिखना है। अब कार्बोनेट जो है, यहाँ पे देखो कार्बोनेट का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक ये तो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, इनके बीच में तो आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, लेकिन तीसरा ऑक्सीजन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन तो सारे के सारे सेम ही है ना, तो इसमें एक के बीच में सिंगल बॉन्ड और वो दो के बीच में सिंगल बॉन्ड और एक के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसा क्यों? तो इससे कई सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, इसीलिए इसके हमें क्या बनाने होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर चले जाएंगे, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ये वाला। यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रॉन जो था इसने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। इसके बाद ये तीसरा वाला जो एटम है, कौन सा वाला, तीसरा वाला एटम ये वाला, तो इसके पास भी तो डबल बॉन्ड आ सकता है। देखो पहले वाले के पास आ गया डबल बॉन्ड, इसके पास आ गया, तीसरे पास कैसे आएगा, तीसरे वाले के पास भी आ जाएगा। कैसे, वही तरीका वही है कि यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ले और ये कहाँ चला जाए, इधर चला जाए, तो ये इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है पॉसिबिलिटी। ये प्रैक्टिस करने से आपको और अच्छे से आ जाएंगे, है ना। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो ये तीन क्या हो गए आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। अच्छा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, तो देखो कार्बन सेंटर में रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे पहला वाला ये रहेगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन ये और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पोजीशन कोई भी चेंज नहीं होगी। अब देखो सब में चेक करो एक एक बार, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सब में चेक करो,
पहला यहाँ पे और यहाँ पे, एक जगह डबल बॉन्ड है, दो जगह सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे इसके बीच में क्या होगा, पार्शियली बॉन्ड होगा। इसी तरह से इसको चेक करो, यहाँ पे सिंगल है, डबल है, यहाँ पे सिंगल है, यानी कि यहाँ पे भी पार्शियली क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। थर्ड वाले को चेक करो, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, लेकिन यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक पार्शियली बॉन्ड होगा। इस तरह के बॉन्ड होंगे। ये तो आपके हो गए पार्शियली बॉन्ड बना के रेजोनेटिंग हाइब्रिड, हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया। अच्छा, चार्ज की भी बात कर लें। देखो यहाँ सबसे पहले वाला ये वाला जो है ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे न्यूट्रल है, तो इसमें हम बोल सकते हैं पार्शियली नेगेटिव। और पार्शियली नेगेटिव कितना है, टोटल कितनी स्ट्रक्चर्स बन रही, 3, तो हम बोलेंगे यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव भी कितना, डेल्टा बाई 3 माइनस में। सेम यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज है इसके ऊपर, और इसके ऊपर कितना है, माइनस चार्ज है, लेकिन इसके ऊपर कितना है, माइनस चार्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने -1 में काउंट नहीं किया, ये देखना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे भी माइनस है, तो इसको हम लिखेंगे कितना, 2/3 लिखेंगे, है ना, डेल्टा 2/3, है ना, डेल्टा लिख दो या 2/3 डेल्टा, ठीक है, या 2/3 ही लिख सकते हो आप। ठीक, इसी तरह से इसके ऊपर भी आप चेक करोगे तो इसमें भी -2/3, और इसमें भी चेक करोगे तो इसमें भी -2/3 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन में माइनस है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन में तो माइनस है, एक में क्या है, न्यूट्रल है, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 हैं, तो 3 में 2 के पास नेगेटिव है, एक के पास नेगेटिव नहीं है, तो इसमें देखोगे तो आपको ये -2/3 लिख दोगे। अच्छा, इन सभी तीनों का सम कर दोगे तो आप ओवरऑल चार्ज कितना है कार्बोनेट के ऊपर, -2 है, तो वो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। लेकिन वो किस तरह से एक्सप्लेन, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहे हैं। सेम CO2 मॉलिक्यूल जो है, CO2 मॉलिक्यूल के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार रीड कर सकते हैं। द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज इन CO2 इज 115 picometer. The length of the normal carbon and oxygen double bond is, carbon double bond and carbon triple bond is 121 and 110 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली। जो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर CO की बात करें तो प्रैक्टिकली तो कितनी आती है, 150 पिकोमीटर। ये डेटा है, डेटा को आपको याद नहीं रखना है, बस आपको कंपैरिजन समझना है कि बात क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम ओरिजिनली देखें वैसे तो डबल बॉन्ड जो होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ आती है 121, और ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो 110। लेकिन इस जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 115। इसका मतलब परमानेंटली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए थी, 121 आनी चाहिए थी। ठीक है, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज लाइज बिटवीन द वैल्यूज ऑफ दिस, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच की बन रही है। ऑब्वियसली सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिपिक्टेड दिस पोजीशन एंड बिकम नेसेसरी टू राइट मोर देन वन Lewis structure to consider that the structure of CO2 is the best describe of the hybrid of the this। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि यार प्रैक्टिकल डेटा जो है बॉन्ड लेंथ का, वो जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में वो अलग आ रहा है, होना जो चाहिए था वो अलग है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का जो है CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह के हाइब्रिड हम रेजोनेंस हमें दिखाना होगा। यानी कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बेसिकली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच का है, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो 150 पिकोमीटर आ रही है। अगर एक्चुअल में डबल बॉन्ड होती तो 121 आती, और अगर एक्चुअल में ट्रिपल बॉन्ड होती तो 110 आती, लेकिन इन दोनों के बीच का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो है तीसरा जो बॉन्ड है वो मतलब ये जो है एग्जैक्टली डबल बॉन्ड भी नहीं है, एग्जैक्टली ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड है। और वो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है उससे ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का अगर हाइब्रिड बनाओगे तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन और ये वाला जो है इस तरह का ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म होगा। ठीक है, इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 150 पिकोमीटर आ रहा है।
ठीक है। लेकिन बना तो ऐसे भी सकते थे ना, सिंपल इस तरह से आप सोच सकते हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बना रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल डेटा जो है उसको एक्सप्लेन, प्रैक्टिकल डेटा ये वाला जो डेटा है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो लास्ट में यहाँ पे कुछ जर्नल पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखना। रेजोनेंस जो होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ सिंगल कॉनिकल स्ट्रक्चर। जो रेजोनेंस हाइब्रिड की हम बात कर रहे हैं उसकी एनर्जी कम होती है इन किसी भी कॉनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, इसीलिए सबसे ज्यादा मोर स्टेबल जो होगा वो कौन सा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है, रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड ऑफ एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टर्स एज होल। तो रेजोनेंस से आप देख रहे हैं कि एवरेजिंग ही हो रही है, एक तरह से एवरेजिंग हो रही है, इसीलिए हम इन सभी पैरामीटर्स को हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जो कि हमें प्रैक्टिकली ऑब्टेन हुए। Thus the energy of O3 resonance hybrid is lower than their either the two conical form of 1 and 2। तो वो कोई किसी के लिए भी बात कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 कार्बोनेट के लिए बात करें तो इनकी जो एनर्जी होगी वो तो इक्वल होगी, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सेम आप O3 मॉलिक्यूल के लिए यानी कि ओजोन मॉलिक्यूल के लिए भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है कि जो कैनोनिकल फॉर्म है या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा बात है कि जो कैनोनिकल फॉर्म हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि एक कैनोनिकल फॉर्म कुछ टाइम के लिए रहती है फिर दूसरा कैनोनिकल फॉर्म कुछ अलग टाइम के लिए रहती है, यानी कि इनका रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो उनका डिफरेंट फॉर्म्स में रहने का कोई मतलब नहीं होता। ये जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं वो प्रैक्टिकल डेटा है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है ना। हम ऐसे साइन तो लगाते हैं लेकिन ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है। जैसे इक्विलिब्रियम जो होता है वो टॉटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं। टॉटोमर्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे, ठीक है। टॉटोमर्स में तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। नेक्स्ट और लास्ट जो बात है ये है कि जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड जो है उसको आप क्या मान सकते हो, रियल मान सकते हो। जो कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आपकी कैसी हैं, रियल नहीं है। द मॉलिक्यूल एज सच हैज ए सिंगल स्ट्रक्चर विच इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब जो मॉलिक्यूल है वो उसका अगर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है तो वो कौन सा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा of the canonical form and which cannot as such be depicted by the single Lewis structure। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो क्या है, एक तरह से एवरेज है जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप किस उस मॉलिक्यूल को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए हम अगर एक ही स्ट्रक्चर बनानी होगी तो वो कौन किसकी बनाएंगे, रेजोनेटिंग हाइब्रिड की वो स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जा सकता हो। तो जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है या जिस मॉलिक्यूल के जो पैरामीटर्स हैं, बॉन्ड पैरामीटर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, उनमें हमें रेजोनेटिंग हाइब्रिड का यूज करके ये सारे पैरामीटर्स को एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें हम डाइपोल मोमेंट, फाजन्स रूल, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।